Zahir is registered under Sales Tax Act 1990. He is engaged in manufacture and supply of spare parts. Following information has been extracted for the month of February 2014. So this is question number 12. मैं जरा यहाँ पे question भी हाँ ठीक है open हुआ है. So पहला item है जी local purchase of raw material from registered suppliers 23 मिलियन का सीधा सीधा इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होगा आपको. और फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ये एक इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सवाल में. इस 9 मिलियन का कोई रोल नहीं है मेरी कैलकुलेशन में. सो 23 मिलियन इसको जरा साथ में सोल्यूशन पे भी देख लेते हैं. सो 23 मिलियन फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर हमने यहाँ पे नोट कर लिया है. इसमें एक एडजस्टमेंट है जो आगे सवाल में आ जाएगी. सप्लाईज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अब ये सेल्स की बात हो रही है. लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, 12 मिलियन की सेल आपने रजिस्टर्ड पर्सन को की, 7.5% सेल्स टैक्स 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे. सो 12 मिलियन और इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स और ये आउटपुट टैक्स बन गया जी. अच्छा एक तरह मुझे ये सेटिस्फेक्शन दे मेरे दिमाग को, अगर आपको यहाँ पे फिगर्स मैं बता दूं सप्लाईज की कि एग्जाम्प्ट कितनी है, जीरो रेटेड कितनी है और रेजिडुअल कितनी है, तो इससे आगे तो काम को मुश्किल चीज तो नहीं है ना. वो आपको पता है 17% से मैंने आगे आउटपुट टैक्स बनाना है, जीरो रेटेड का जीरो बनाना है और यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे. यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे. और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं फिगर्स आपको बता दूं तो इससे आगे भी कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर मैंने आपको बता दिया 24.5 मिलियन की वैल्यू सप्लाई है तो आपने इस प्रोपोर्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 17% बनाकर आगे ले जाना है और 90% से लिमिट से कंपेयर कर लेना है. सो अब सिग्निफिकेंट लर्निंग हमारी क्या होगी, ये सेगमेंट हमें समझ आ गए, ये वाला भी और ये वाला भी. अब हमें ये वाली इस पे फोकस करना है कि सवाल में इन चीजों पे अब एडजस्टमेंट आया करेगी. नेक्स्ट इज लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 4 मिलियन. ये जो 4 मिलियन की सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की आपने, इसके ऊपर 17% भी चार्ज होगा और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा. लोकल एग्जाम्प्ट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 3 मिलियन की, ये एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं, इसके ऊपर किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा. ये भी ओके हो गया. उसके बाद एक्सपोर्ट्स टू मलेशिया 11 मिलियन. एक्सपोर्ट्स जो है वो हमेशा से क्या होते हैं, जीरो रेटेड, तो हम उसको 0% से बना देंगे. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें, रॉ मटेरियल 1.5 मिलियन वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर. इनवॉइस वाज रिसीव्ड ऑन 15 नवंबर 2013. However, input tax on this invoice could not be claimed in relevant tax period. ये अब आपको पता है कौन सी प्रोविजन है, रेलेवेंट टैक्स पीरियड में अगर क्लेम ना कर सकें आप इनपुट टैक्स, तो उसमें क्या करते हैं आप, 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स में इफ नॉट क्लेम्ड इन रेलेवेंट टैक्स पीरियड, तो अगले 6 पीरियड्स आपके पास अवेलेबल है. तो अब देख लो ये किस मंथ की है परचेज, नवंबर 2013 की, ठीक है जी. और इससे आगे काउंट कर लें आप किस महीने में इस वक्त, फरवरी 2014. नवंबर से आगे काउंट करें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है. सो मई 2014 तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं, तो इसका मतलब फरवरी में क्लेम किया जा सकता है. यस. तो 1.5 मिलियन जो है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपनी परचेजेस के अंदर और इसका भी इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे. तो इससे आगे जो कैलकुलेशन है दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये अब आपको पता है कि हम अपॉर्शनमेंट करके 17% से सेल्स टैक्स बना लेते हैं इसके ऊपर. आप 17% से सेल्स टैक्स बना के उसकी अपॉर्शनमेंट कर सकते हैं, वो मैंने बताया हुआ है कि दोनों मेथड फॉलो हो सकते हैं. Taxable supplies amounting to 1.2 million were returned by different customers. Proper debit credit notes were raised in respect of supplies. 12 लाख रुपए की रिटर्न्स हैं, तो यहाँ पे ये 12 लाख रुपए की आप रिटर्न्स लिखो, नेगेटिव एंट्री होगी और दैट्स इट. उसके बाद क्या है जी, सेल्स टैक्स क्रेडिट 1.2 मिलियन ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ. 1.2 मिलियन का ब्रॉड फॉरवर्ड है, इसको इनपुट टैक्स का पार्ट बना देंगे और 90% की लिमिट अप्लाई कर देंगे. 90% का जो लिमिट है वो 22 लाख बनता है, जबकि आपका इनपुट टैक्स जो है वो 33 लाख है. तो आप कौन सा फिगर माइनस करोगे, 22 लाख कम वाला, और जो इसका डिफरेंस होगा उसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. सो दैट्स इट. इस सवाल में कोई नई चीज नहीं है. आप इस सवाल के साथ लिख सकते हैं कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 को. सो सारी वही बातें जो आपको पहले से पता है. क्वेश्चन नंबर 13.
ATC is registered under Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacture and supply of consumer goods. Following information has been extracted from records of ATC for the month of August 2014. Okay, supplies, local supplies to wholesalers, local supplies to distributors. अच्छा, अब ये जितनी भी सेल्स है ना बताई हुई, ये इससे परेशान नहीं होना कि होलसेलर को हो गया तो कोई नई प्रोविजन आ गई है या डिस्ट्रीब्यूटर को हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आपने 17% से सेल्स टैक्स चार्ज करना है। सो 15 मिलियन और 10, 254, 980, इसके ऊपर 17% से ही सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सो इट इज 10, 254, 980, ये एक फिगर आ गया 10, 254, 980, और दूसरा फिगर है 15 मिलियन टू होलसेलर्स, और रजिस्टर्ड रिटेलर्स को कितना है 9,80,000। तो 9,80,000 ये आ गया जी। और यहाँ पे 14,500 लिखा हुआ है, इसमें कोई एडजस्टमेंट होगी, तो वो एडजस्टमेंट्स अभी देख लेते हैं आगे क्या है। एक्सपोर्ट जो है वो 18,650,000, ये जीरो रेटेड होगा। तो 18,650,000 इज जीरो रेटेड, तो इस पे 0% से सेल्स टैक्स चार्ज होगा। परचेजेस, लोकल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 50,982,000, 50,982,000 फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर 17% से आपने सेल्स टैक्स बनाना है अपॉर्शनमेंट करके, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लोकल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका मेरे सवाल में कोई रोल नहीं है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अवेलेबल, सप्लाईज अमाउंटिंग टू रुपीज 5,40,000 वर रिटर्न बाय रजिस्टर्ड रिटेलर्स। 5,40,000 का रिटर्न है, और ये रिटर्न का मैं एक नेगेटिव एंट्री बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। 5,40,000 का रिटर्न है, आप इधर रिटेलर्स की इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हैं, यानी 9,80,000 में से भी माइनस कर सकते हो, एक ही न्यूमेरिकली एक ही इम्पैक्ट है इसका। एंड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2.5 लाख वॉज गिवन टू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक नई चीज है। ये क्या लिखा हुआ है, अब 2 मिनट के लिए जागना होगा सबको, क्या लिखा है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अब देखें, डिस्काउंट जो है ना वो दो तरह के हैं। एक डिस्काउंट वो है जो ट्रेड डिस्काउंट है, यानी आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि 100 रुपए की चीज है, कस्टमर कह रहा है नहीं थोड़ा सा कम कर दो, तो आप कह रहे हैं अच्छा 90 का ले लो। इस डिस्काउंट, ये जो हमने 100 से 90 किया, इसका प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है, प्रोविजन ये है कि दो कंडीशंस पूरी कर लें तो 90 पे सेल्स टैक्स चार्ज कर लें। वो दो कंडीशंस क्या है कि ये डिस्काउंट नॉर्मल डिस्काउंट होना चाहिए, और दूसरा ये कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन होनी चाहिए। ये दो कंडीशन पूरी हो तो 90 पे सेल्स टैक्स चार्ज होगा। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ये नहीं होता। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ये होता है कि आपने 100 रुपए की ही सेल की है, ठीक है, और 100 पे ही 17% चार्ज किया है, लेकिन आपने अपने कस्टमर को कहा है कि अगर 117 कल ही दे जाओगे तो फिर तुम्हें कुछ डिस्काउंट है, ठीक है। सो ये अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट पेमेंट के वक्त होता है, कैश डिस्काउंट है ये एक्चुअली। तो अर्ली पेमेंट के लिए आपने अगर उसको कोई डिस्काउंट दिया है तो इसका सेल्स टैक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि आपने इनवॉइस जो इशू की हुई है वो तो नॉर्मल प्राइस के ऊपर की हुई है, 100 के ऊपर। तो 2,50,000 का मेरी टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का। तो जो कैश डिस्काउंट्स होते हैं, जो कैश पेमेंट के वक्त दिए जाते हैं, वो कोई उससे कोई सेल्स टैक्स कम नहीं हो जाता। An amount of 5 lakh was received from Imran Associate representing 25% of advance payment in respect of supply of special order. ATC will supply this order in November 2014. So 5 लाख रुपए का एडवांस है और इमरान एसोसिएट से आपको मिला है। ये 25% एडवांस है और आपने सामान सप्लाई करना है नवंबर 2014 में। तो आप किस वक्त की कैलकुलेशन बना रहे हैं, अगस्त 2014 की, ठीक है जी। अच्छा, ये जो एडवांस है ये एक्चुअली, अब जरा एक एक चीज जरा नोट करें यहाँ पे खास तौर पे, वो ये कि पहले हमें ये फैसला करना है कि अगर मुझे एडवांस में पैसे पहले आ जाते हैं और मैंने सामान अगले महीने सप्लाई करना है तो वो सेल किस मंथ में ट्रीट होगा। तो इसका फैसला किस बुनियाद पे होगा, इसका फैसला होगा किस बुनियाद पे, इस बेस के ऊपर कि टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलेगा ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई किस वक्त है, अदर देन हायर परचेज, और क्या लिखा है, व्हेन डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। यानी टैक्स, सेल्स टैक्स लॉ ये कहता है कि आपका कोई भी आइटम सप्लाई उस वक्त ट्रीट होगा, किस वक्त ट्रीट होगा, जिस वक्त आप वो आइटम क्या कर दोगे, डिलीवर कर दो या मेड अवेलेबल कर दो। इसका मतलब एडवांस आपको
10% मिल जाए, 20% मिल जाए, 30% मिल जाए इस मंथ में, तो वो सेल ट्रीट नहीं होगा। सेल ट्रीट किस वक्त होगा? जब आप सामान सप्लाई करेंगे। तो अब ये जो लिखा हुआ है कि 5 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम इमरान एसोसिएट रिप्रेजेंटिंग 25% एडवांस पेमेंट, एटीसी विल सप्लाई दिस ऑर्डर इन नवंबर 2014, तो ये सेल किस मंथ में ट्रीट होगा? नवंबर 2014। अगस्त 2014 में तो एडवांस मिल रहा है, तो एडवांस सेल्स ट्रीट नहीं होगा। ठीक है जी। तो 5 लाख रुपए कोई सेल्स ट्रीट नहीं होगा। अब ये जो मेरा सोल्यूशन है ना, इसमें एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये 5 लाख रुपए नहीं होना चाहिए। या जरा अपने पास नोट कर लें, ये जो एडवांस लिखा हुआ है, ये 5 लाख सेल्स ट्रीट क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से 5 लाख आपने खत्म कर लेना है जब आप सोल्यूशन बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये फिगर गलत लिखी हुई है, 14,500,000, ये एक्चुअली कितनी थी? ये एक्चुअली कितनी थी? 15 मिलियन पूरा। ठीक है। सो 5 लाख यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये फिगर 15 मिलियन कर लेंगे आप जब आप खुद से सोल्यूशन बनाएंगे। और यहाँ पे 5 लाख नहीं लेना सेल्स। ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा एक्चुअली। ये सारे का सारा जो कैलकुलेशन है, ये जो नीचे हमारा बनता है, ये वो फिर सेम ही बन जाएगा, बस यहाँ से 5 लाख खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 5 लाख होगा। तो ये दिस इज बेसिकली अ टाइपो। मेरे सोल्यूशन के अंदर ये मिस्टेक है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे कितना फिगर लेंगे? कितना लेंगे? 15 मिलियन। और यहाँ पे कितना फिगर लेंगे? कुछ भी नहीं। वजह समझ आ गई? ओके। अच्छा जी। गुड्स प्लेज विद द बैंक वर डिस्पोज ऑफ बाय द बैंक फॉर ₹4 मिलियन इन सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट ओड बाय एटीसी। ये नई चीज है इस सवाल में, ये पहले आपने नहीं पढ़ी हुई, डिस्कस नहीं हुई हुई किसी न्यूमेरिकल में। कि बैंक के पास आपने कुछ चीजें प्लेज करवाई थी और बैंक ने क्या किया, उसको बेच दिया। कितने का? 4 मिलियन का। तो अब इसके लिए पहले प्रोविजन ऑफ लॉ देखें, वो क्या है। उसके लिए जाना पड़ेगा कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई में देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक आइटम, ऑक्शन ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट। तो अगर बैंक ने आपकी गुड्स का ऑक्शन कर दिया उस डेट के सेटिस्फेक्शन में, तो वो सप्लाई ट्रीट होगा। तो इसका मतलब 4 मिलियन जो है, इसको क्या करना है आपने? सेल्स ट्रीट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 मिलियन जो ऑक्शन किया, ऑक्शन बाय द बैंक, इसको हम अपना सेल ट्रीट करेंगे और इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड 854,700। ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता है 854,700 की प्लेस कहाँ पे है। ये आप इनपुट टैक्स यहाँ पे लेते हैं जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, और इसको 90% की लिमिट में इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स हैव बीन इशूड वेयर एवर नेसेसरी, दैट्स इट। सो इस सवाल में दो नई चीजें हैं, अपने पास नोट कर लें क्वेश्चन 13 में। पहली नई चीज क्या थी? अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। सो हमने इसके ऊपर लर्निंग की कि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स का मेरे टैक्स कैलकुलेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी नई चीज क्या है कि अगर गुड्स प्लेज हुई हुई है बैंक के पास और बैंक उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो वो सप्लाई ट्रीट होता है और आपने उसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ तो कोई सवाल है? किसी का सवाल हो तो फौरन पूछ लो। सवाल नहीं है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि समझ आ रहा है। एनी क्वेश्चन? जी। हम्म। ठीक है। नहीं, ऑक्शनेबल एक्शनेबल क्लेम तब होता है, ये मैंने उस वक्त आपको डिफरेंस जो एक्सप्लेन किया था वो ये था कि ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने प्लेज करवा दी बैंक के पास, बैंक से लोन ले लिया। अब अगर मैं डिफॉल्ट कर जाता हूँ, लोन पे नहीं कर सकता, और बैंक ये प्रोडक्ट सेल कर देता है और अपना कर्जा पूरा कर लेता है, तो ये क्या है? ये ऑक्शन ऑफ गुड्स है बाय द बैंक टू सेटिस्फाई द डेट, जो सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर बैंक अपना क्लेम किसी को बेच देता है, वो जो बैंक के पास क्लेम है कि जनाब मैं ये आइटम बेच सकता हूँ, तो वो कहता है जी ये मैं अगर फर्ज करो कि 10,000 रुपए का ये आइटम बेच सकता हूँ, बैंक के पास क्लेम है। बैंक अपना वो जो क्लेम है, एग्रीमेंट है, वो किसी और बैंक को या किसी और पर्सन को सेल करता है कि भाई आप बेच लो ये चीज। ठीक है। तो अगर बैंक ने वो एक्शनेबल क्लेम सेल किया है, तो वो सप्लाई नहीं है, वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है। तो बैंक ने यहाँ पे अपना क्लेम भी नहीं बेचा, बल्कि जो सामान प्लेज हुआ हुआ था वो बेचा है।
ठीक है, तो इसलिए वो सप्लाई ट्रीट होगा। समझ आ गई बात? सो ये फॉर रेफरेंस ऑफ अदर्स, ये बेसिकली जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था वो किस पॉइंट के ऊपर था, जो हमने गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा था ना। ये जो गुड्स का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा ये था कि गुड्स में एक्शनेबल क्लेम शामिल नहीं है। तो एक्शनेबल क्लेम बेसिकली वो बैंक के पास जो एग्रीमेंट होता है, वो अगर वो किसी और को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दे दे कि जी मैं किधर इस फटीक में पढ़ूंगा और चीज़ों को बेचता फिरूंगा, तो वो किसी और को अगर वो क्लेम दे देगा तो वो सप्लाई ट्रीट, वो गुड्स ही नहीं है, तो इसका मतलब वो सप्लाई ट्रीट भी नहीं होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बशीर इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज records फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2015। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 25,980,000। तो क्या करूं सेल्स को? 17% से सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है जी, सिंपल बात है। टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 2.5 मिलियन, इसको क्या करेंगे? 2.5 मिलियन के ऊपर 17% भी चार्ज होगा और 3% से फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। उसके बाद एग्जाम सप्लाईज 1874000। तो ये जो एग्जाम सप्लाईज हैं, इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। और लास्ट में है 2 मिलियन एक्सपोर्ट टू यूएसए। सो एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेटेड होते हैं। सो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। परचेज में देखें, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 21,710,000। 21,710,000 के ऊपर मैंने बिल्कुल 17% से सेल्स टैक्स बनाना है, इसको अपॉर्शन करके, तो कोई मुश्किल बात नहीं। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ अ मशीन 2.5 मिलियन। मशीन के केस में सिर्फ ये होता है कि जो इसका इनपुट टैक्स है वो हम अलहदा रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं करनी होती। तो मशीनरी का बाकी मामला जो है वो सिमिलर ही है। एक्सप्लेन करने की जरूरत है मशीनरी को? हो चुका है ना ये डिस्कस। उसके बाद क्या है जी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹3 लाख which were supplied to an associate company at a special discount of 25%। ये जो स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं, इस पे एतराज है ना सेल्स टैक्स लॉ को? है कि नहीं है? है। कहाँ पढ़ा है हमने? वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने कहा कि डिस्काउंटेड प्राइस जो है अगर होगी, तो वो क्या होना चाहिए? इन कंफर्मिटी विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक होना चाहिए। स्पेशल डिस्काउंट का वर्ड ही ये बता रहा है कि नॉर्म्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नहीं है। तो स्पेशल डिस्काउंट जो आपने दिया, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹3 लाख विच वर सप्लाइड टू एन एसोसिएट कंपनी एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%। अब अगर आपने एक 100 रुपए की चीज है, वो कितने की बेची है? कितने की बेची? 75 की बेची है ना। 25% डिस्काउंट लिखा हुआ है। 100 की चीज आपने 75 में बेच दी, तो ये 3 लाख किसके इक्विवेलेंट होगा? 75 के। और 3 लाख को 75 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे? 100 से। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यानी 4 लाख की चीज हो, इसके ऊपर मैं अगर 25% डिस्काउंट कैलकुलेट करूं तो कितना बनेगा? 1 लाख। तो 4 लाख में से 1 लाख निकला और 3 लाख की मैंने चीज सप्लाई कर दी। तो 1 लाख बेसिकली डिस्काउंट है, जो कि स्पेशल डिस्काउंट है। अब सवाल में कोई और डिस्काउंट तो बताया हुआ नहीं कि नॉर्मली डिस्काउंट कितना होता है। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा जो स्पेशल डिस्काउंट है, ये क्या ट्रीट होगा? ये एक्चुअली आपकी सेल वैल्यू में हम ऐड कर देंगे ताकि उस डिस्काउंट का इम्पैक्ट खत्म हो जाए। डिस्काउंट का इम्पैक्ट खत्म हो जाए, वापस जमा कर दें अपनी सेल्स के अंदर, क्योंकि ये डिस्काउंट टैक्स लॉ नहीं मानता है। और मैंने ये कैसे एज्यूम किया कि 3 लाख ऑलरेडी उसमें मौजूद है, मैंने बस 1 लाख ही जमा करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ 3 लाख रुपए ऑलरेडी पड़ा है सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन में, मैंने उसको करेक्ट करने के लिए वापस 1 लाख जमा किया है बस। ठीक है। इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू ₹55,900 वॉज पेड इन जनवरी 2015 बट इन एडवर्टेंटली इट कुड नॉट बी क्लेम्ड इन रिटर्न ऑफ जनवरी 2015। तो फरवरी 2015 में क्लेम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कौन सी प्रोविजन अप्लाई होती है? 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स वाली। तो 55,900, इसका मैं इनपुट टैक्स इस टाइम पे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था पहले। तो ये अब इसके ऊपर आगे 17% इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनपुट टैक्स की ही वैल्यू है। ये वैल्यू सप्लाई नहीं है 55,900, इसलिए इसको मजीद 17% नहीं करना, ये इनपुट टैक्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है।
A registered supplier had supplied goods worth rupees 5 lakh to Bashir in February 2015. However, Bashir did not receive the sales tax invoice from the supplier. ये मुझे ये बताएं कि ये जो बशीर साहब है इन्होंने सामान ये खरीदा है या बेचा है? 3 में परचेज किया है, ठीक है। बहुत सादा सी बात है, लेकिन वो मैं आपकी जरा थोड़ी मेंटल स्टेट को देख के बीच में थोड़ा थोड़ा आपसे भी पूछ रहा हूँ कि बताओ परचेज है कि सेल है। तो ये बशीर ने परचेज किया है, ठीक है। और इसमें वो ये कह रहा है कि रजिस्टर्ड सप्लायर हैड सप्लाइड गुड्स वर्थ 5 लाख टू बशीर, हाउएवर बशीर डिड नॉट रिसीव द सेल्स टैक्स इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर। तो अगर सप्लायर से मुझे सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं मिला तो क्या मैं उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ? तो ये देखें हमारे पास इनपुट टैक्स की कुछ कंडीशन थी क्या, शुड बी सपोर्टेड बाय सेल्स टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस होनी चाहिए भाई, इसके बगैर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, बिल नहीं है अपने सप्लायर से, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगर क्लेम नहीं कर सकते तो फिर 5 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना, ठीक है। तो पहले देखो ये कि परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें ये 5 लाख शामिल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये क्या लिखा हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये क्या लिखा है? अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैड सप्लाइड गुड्स। तो ये नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ लिखा ना सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स। अगर यहाँ लिखा होता कि परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड गुड्स 5 लाख, तो फिर मैं कहता है 5 लाख का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना, इस 21,710 में से इसको माइनस कर दो। लेकिन ये तो ऑलरेडी 21,710 में शामिल ही नहीं है, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और इस पैरा 3 में वो कह भी नहीं रहा कि ये उसमें शामिल है, तो इसलिए इस 5 लाख को कुछ भी नहीं करेंगे। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 5 लाख का इनवॉइस नहीं है मेरे पास, लेकिन परचेज हुई है। तो आप सिंपली कहोगे जी कि इसका इनपुट टैक्स नहीं क्लेम हो सकता, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन की परचेज में ही शामिल भी नहीं है। सो 5 लाख का मेरी टैक्स कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होगा। द इम्पोर्टेड मशीन वॉज पुट इन टू ऑपरेशन ड्यूरिंग फेब्रुवरी, सेल्स टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 4,10,000 ब्रॉड फॉरवर्ड। 4,10,000 का इम्पैक्ट आपको पता है कि यहाँ पे आपने ऐड करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में नई चीज क्या थी जी? है कोई नई चीज? कुछ भी नहीं है। सो क्वेश्चन 14 के साथ आप लिख सकते हैं कि इसकी रिवीजन इज नॉट सजेस्टेड, ठीक है। तो रिवाइज बेशक ना करें इस सवाल को, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, R is registered under Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacture and supply of specialized equipment. Following information has been extracted from the records. Supplies बताई हुई टू कॉर्पोरेट कस्टमर रजिस्टर्ड 20 मिलियन। क्या करें? 17% सेल्स टैक्स चार्ज करें। एग्जाम सेल्स 37,80,000, कोई सेल्स टैक्स चार्ज होगा? नो, कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, ये एक नई चीज आ गई है, ये आपको पहले नहीं पता। सो हम अब जरा आपके स्टडी टेक्स्ट पे जाएंगे और पहले जरा कॉटेज इंडस्ट्री का केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू योर स्टडी टेक्स्ट और इसमें हम पहले बात करते हैं जरा कॉटेज इंडस्ट्री की। कॉटेज इंडस्ट्री, एक तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन है जी इसकी। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न which fulfills each of following conditions, namely does not have an industrial gas or electricity connection। इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी ये घरेलू सनत होती है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है कि आपने घर में पीको की मशीन रखी हुई है, सिलाई मशीन रखी हुई है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं, कोई गोटा कनारी कर रहे हैं, कोई कोई और एनीथिंग जो आप अपने घर में ही आपने इंडस्ट्री लगा ली। इज लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, डज नॉट हैव टोटल लेबर फोर्स मोर देन 10 वर्कर्स and annual turnover from all supplies does not exceed 10 million rupees। ठीक है जी। सो कॉटेज इंडस्ट्री की एक डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है, ये थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है। अब सेल्स टैक्स सिनेरियो क्या है? सेल्स टैक्स सिचुएशन ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री से सामान खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है।
कॉटेज इंडस्ट्री, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे जरा थोड़ा सा मैं इसको इंक आउट करता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रहा कि फिर वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, तो मैं इसलिए व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास अब जो कॉटेज इंडस्ट्री है, आपको जो सवाल आएगा ना वो कॉटेज इंडस्ट्री का नहीं आएगा, न्यूमेरिकल कॉटेज इंडस्ट्री का नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट उस पर नहीं है। ये हम जब थ्योरी पढ़ेंगे ना कि किस किस को रजिस्टर होना चाहिए सेल्स टैक्स लॉ के साथ, तो कॉटेज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ना हो सेल्स टैक्स लॉ के साथ। तो इसका मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कौन सा पर्सन होता है? अनरजिस्टर्ड। ठीक है, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो फिर क्या होगा? अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। अब जो आपको क्वेश्चन आता है वो इसके अराउंड आता है, यानी या तो आप कॉटेज इंडस्ट्री का कस्टमर होते हो या फिर कॉटेज इंडस्ट्री का सप्लायर होते हो। यू कैन नेवर बी हियर इन दिस इन अ क्वेश्चन, क्योंकि जब वो अनरजिस्टर्ड होता है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने तो सेल्स टैक्स का तो हिसाब नहीं बनाना ना, तो आपको फिर ये सवाल में डाटे का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा उसका। तो इसलिए ये सिचुएशन नहीं आने लगी आपको। आपको आएगी या आप कॉटेज इंडस्ट्री को सामान बेच रहे हो या आप कॉटेज इंडस्ट्री से सामान खरीद रहे हो। ठीक है, जब आप सप्लायर हैं कॉटेज इंडस्ट्री को सामान बेच रहे हैं तो ये क्या है? अनरजिस्टर्ड है। इसको आपने 17% भी चार्ज करना है और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। ठीक हो गया जी। और जब आप कस्टमर की स्टेज पे हैं तो कॉटेज इंडस्ट्री की जितनी भी सेल्स होती है ना वो कहाँ पे लिखी हुई है? 6 स्केड्यूल में। 6 स्केड्यूल का मतलब ये है कि वो क्या होती है? एग्जाम्प्ट सप्लाई। ठीक है, सो कॉटेज इंडस्ट्री को सामान सप्लाई किया जाएगा तो आप 17% और 3% फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। और कॉटेज इंडस्ट्री से सामान अगर लिया जाएगा तो वो लिखा हुआ है 6 स्केड्यूल में कि सप्लाईज मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, 6 स्केड्यूल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वो क्या है? एग्जाम सप्लाईज हैं। तो वो ऐसे ही है जैसे आपने एक एग्जाम सप्लाई खरीदी है। ठीक होगी बात? क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री एट योर लेवल। सवाल को देखें अब जरा, क्या लिखा हुआ है जी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, किस स्टेटस पे आप? यहां पे आप कॉटेज इंडस्ट्री से सामान खरीद रहे हैं, तो ये क्या होगी फिर? एग्जाम सप्लाई। मतलब इसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स चार्ज हुआ ही नहीं है। जब इनपुट टैक्स चार्ज नहीं हुआ हुआ तो इनपुट टैक्स क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री 5,50,000, इसका कोई रोल नहीं है मेरे टैक्स कैलकुलेशन में। ये बात समझ आ रही है सबको? तो मेरे टैक्स कैलकुलेशन में कहीं पे भी जो मैंने कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदा उसका कोई रोल नहीं है। आगे जाए, फ्रॉम लोकल रजिस्टर्ड पर्सन 25,800,000, यस, ये बिल्कुल इस पे 17% टैक्स चार्ज हुआ होगा। सो 25,800,000 ये मेरा परचेज है। इसके अंदर काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं इस सवाल में। परचेजेस फ्रॉम लोकल रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग। मटेरियल वर्थ इंक्लूड द फॉलोइंग, इसका मतलब 25,800,000 में ये सारी चीजें शामिल है जिनका नीचे जिक्र हो रहा है। मटेरियल वर्थ रुपीज 16 लाख अगेंस्ट विच डिस्क्रिपेंसी हैज बीन इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। ये क्या आ गया भाई? नई चीज है। नोट्स पे चले जाएं, विच इनपुट टैक्स एडजस्टेबल, टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड। और इसमें कहीं पे ये पढ़ा है आपने? पॉइंट नंबर 7 देखें जरा क्या लिखा हुआ है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। तो इसका मतलब इसका इनपुट टैक्स 16 लाख का क्लेम नहीं हो सकता। तो क्या करें? 16 लाख रुपए को इसमें से निकाल लेते हैं क्योंकि इसका इनपुट टैक्स मैंने क्लेम नहीं करना। रॉ मटेरियल ऑफ ₹2 million परचेज फ्रॉम AB एंटरप्राइजेस ऑन 2 अगस्त 2015। द पेमेंट वाज मेड ऑन सेम डे बाय पे ऑर्डर। ऑन 15 अगस्त 2015 AB एंटरप्राइजेस इन्फॉर्म्ड रहबर that with effect from 1st August 2015 their registration has been suspended by the Commissioner Inland Revenue। ये भी एक नई चीज है आपके लिए कि अगर एक पर्सन जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी इशू की भी किसी भी इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी।
तो ये हम सस्पेंडेड जिनकी, यानी वो उस पीरियड में जब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होती है तो इसका मतलब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन की तो सप्लाई के ऊपर सेल्स टैक्स क्लेम नहीं हो सकता इनपुट टैक्स। तो बेशक उसने इनपुट टैक्स चार्ज किया है, आपने पे भी किया है, लेकिन अगर वो बंदा उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई हुई है, या वो डी रजिस्टर हो गया, या वो ब्लैक लिस्ट हो गया, तो फिर इन तीनों सूरतों में आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज हम पढ़ेंगे जाके थियोरेटिकल चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन। जब आपने इनवॉइस बनाई है तब आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे तो इनवॉइस बनाएंगे, अदरवाइज तो नहीं बनाएंगे। पूछे सवाल क्या आपका? हाँ, अनरजिस्टर्ड। हाँ, उस वक्त उसका स्टेटस देखेंगे कि क्या वो रजिस्टर्ड है, मतलब उसके वो सस्पेंडेड ना हो। सस्पेंडेड का मतलब ये होता है कि अभी वक्ती तौर पे आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई हुई है। डी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अब आपका फैसला हो गया, अब आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है। ठीक है। और ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है और आपके ऊपर हिदायत का रास्ता भी अब बंद है, यानी अब आप वापस दोबारा नहीं आ सकते सेल्स टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कि जी मुझे रजिस्टर कर दें। जो बंदा डी रजिस्टर होता है ना, उसके बाद वापसी का रास्ता ओपन होता है, यानी वो दोबारा से आगे दरखास्त दे सकता है कि मुझे रजिस्टर कर लें। तो ये तीन एंड यानी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जहां पे आपके रजिस्टर्ड पर्सन या तो सस्पेंड हो सकता है, सस्पेंशन के दोनों रिजल्ट हो सकते हैं, या आप डी रजिस्टर हो जाएंगे या आप वापस रजिस्ट्रेशन बहाल हो जाएगी। ठीक है। और जो डी रजिस्ट्रेशन है उसके बाद आप वापस दोबारा अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं कि जी मुझे रजिस्टर कर दें, मुझसे गलती हुई, वो जो भी वट एवर आपकी सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो गई थी, जो भी रीजन थी जिस वजह से आप डी रजिस्टर हो गए थे। और ब्लैक लिस्टिंग का मतलब है कि आप बहुत बड़े कोई क्रिमिनल वायलेशन आपने की हुई है और अब आप सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया भाई आप दोबारा जिंदगी भर कभी दोबारा रजिस्टर नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है। और जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो सप्लायर का स्टेटस मैटर करता है। अगर उस वक्त वो उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, डी रजिस्टर्ड है या ब्लैक लिस्टेड है, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे, बेशक जिस वक्त उसने इनवॉइस इशू की थी उस वक्त वो रजिस्टर्ड पर्सन ही हो। तो दिस वाज समथिंग न्यू जी इस सवाल के अंदर। उसके बाद वायर्स एंड केबल्स ऑफ 5 लाख एंड इलेक्ट्रिकल सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ 9 लाख, दीज आइटम्स वर यूज्ड इन रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो क्या मैं इनका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ? तो पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे आप, गुड्स यूज्ड इन परमानेंटली अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इलेक्ट्रिकल सैनिटरी फिटिंग पाइप्स वायर्स केबल्स। ठीक है। तो इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते, ये इनपुट टैक्स टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख और 9 लाख का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये 5 लाख और 9 लाख हम क्या कर देते हैं, परचेज में से माइनस कर देते हैं। अगला आइटम देखें जी, एन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर वॉज परचेज फ्रॉम हाई टेक लिमिटेड, 2.5 लाख रुपए का। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के बारे में एक सेल्स टैक्स लॉ की शरीयत क्या कहती है? कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्लेम। तो यहाँ पे देखें जरा, व्हीकल्स फॉलोइंग इन चैप्टर फ्ला फ्ला फ्ला, पार्ट्स ऑफ व्हीकल, इलेक्ट्रिकल गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर फर्निशिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते आप, बट एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो 2,50,000 का इनपुट टैक्स क्लेम किया जा सकता है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ये मेरी परचेज में शामिल नहीं है, पहले से मेरी परचेज में शामिल नहीं है। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, ऊपर कहीं परचेज में नहीं दिया हुआ ये। ऑन 25 अगस्त 2015 आर पेड सेल्स टैक्स 1,70,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो 1,70,000 सेल्स टैक्स पे किया, बिल्कुल ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका इनपुट टैक्स भी आप क्लेम करेंगे। ये 1,70,000 जो है ये सेल्स टैक्स की अमाउंट है, इसको मजीद 17% नहीं करना, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की अमाउंट नहीं है। ठीक है। ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट वर्थ 3,75,000 वॉज यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग पर्पजेज इन R&D डिपार्टमेंट। ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट इंटरनली यूज हो गया, तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ है? सप्लाई का डेफिनेशन। सप्लाई का डेफिनेशन में हमने कहा था कि अगर आप पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड आइटम है तो इसलिए सप्लाई ट्रीट होगा। कितनी वैल्यू है? 3,75,000 की। तो 3,75,000 आपका अपना आइटम है, अपने ही इस्तेमाल में लिया तो सेल्स ट्रीट होगा और 17% आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। Are made free replacement of faulty parts on request from his customer. These parts were covered under warranty and had market value of 1,75,000.
बिल्कुल नई चीज है। वारंटी पार्ट्स हमने पहले डिस्कस नहीं किए, वारंटी पार्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स लॉ की कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन भी नहीं है। लेकिन इसमें पॉइंट ये है, ये बिजनेस सिचुएशन है एक्चुअली जो आपको मालूम होना चाहिए, वो ये कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल सेल फोन्स की सबसे इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल है कि आप मोबाइल फोन खरीदने जाओ तो एक वारंटी वाला मिलेगा, एक बगैर वारंटी वाला। दोनों की कीमत में फर्क होता है। यस। कौन सा महंगा होता है? वारंटी वाला। दोनों की क्वालिटी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं। सेम प्रोडक्ट होती है, सिर्फ होता ही है कि एक पे वारंटी कवर मौजूद है साल का और एक पे वारंटी कवर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो वारंटी में सेल होती है उसमें कुछ एडिशनल प्राइस ऑलरेडी चार्ज हो रही होती है। वो एडिशनल प्राइस किस चीज की चार्ज हो रही होती है कि अगर कस्टमर का कोई रिपेयर आएगा तो वो फिर प्राइस उसमें कवर हो जाएगी, क्योंकि आप पहले एक प्रोपोर्शन बनाते हैं कि मेरे आमतौर पे कितने सेलफोन के कैमरास खराब होते हैं या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आता है। तो आप उस हिसाब से बनाते हैं कि यार 100 में से 15 मोबाइल में इतना खर्चा हो जाता है। वो 15 मोबाइल का जितना खर्चा होता है उसको फिर 100 मोबाइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके आप कहते हैं ये वारंटी वाला मोबाइल हो गया। ठीक है। सो वो हर कस्टमर को थोड़े पैसे पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो आपका रिस्क कवर हो रहा होता है। तो पॉइंट ये है कि जब आप एक 100 रुपए की चीज वारंटी के साथ सेल करते हैं 110 की, तो इसका मतलब वारंटी में जो पार्ट्स देने हैं उसके पैसे आपने किस वक्त ले लिए थे? जब आपने वारंटी वाली प्रोडक्ट सेल की थी। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि जब मैंने 100 की चीज 110 में बेची तो वो एक्स्ट्रा 10 किस चीज का था? वो जो वारंटी में जो मैंने पार्ट्स देने हैं। तो इसलिए जब वारंटी का पार्ट दिया जाता है तो उस वक्त उस पर कोई सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन नहीं बनाया जाता। ठीक है। सो अगर आपने कोई फ्री रिप्लेसमेंट जो कि वारंटी के पार्ट्स की थी 1,75,000 में की है, तो वारंटी वाले पार्ट्स की रिप्लेसमेंट के ऊपर दोबारा सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वारंटी वाली प्रोडक्ट जो होती है उसकी प्राइस में वारंटी पार्ट की कीमत ऑलरेडी शामिल हुई भी होती है। हाँ, अगर आपने फ्री पार्ट्स दे दिए किसी कस्टमर को, वारंटी में नहीं था वो, तो फिर वो आपका मैन्युफैक्चर्ड अगर आइटम है तो फिर सेल्स ट्रीट होगा। ठीक है। सो 1,75,000 चूंकि वारंटी में था तो इसलिए फ्री रिप्लेसमेंट विल नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है जी। सो बाकी सारी फिगर्स हमने अब इसमें यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली, आगे आप कैलकुलेशन बना सकते हैं। ये 20,800,000 बेसिकली टोटल है ऊपर की फिगर्स का। तो ये टोटल बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 तक सवाल किसी का कोई? एनी क्वेश्चन? नो सवाल? चलें, थैंक यू वेरी मच।